अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलें जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल का जो आइकन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जी, नॉवल का नाम है असीर तलब और इस नॉवल को लिखा है हिबा खान ने। और बहुत अच्छा नॉवल है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कुछ नॉवल लंबे भी हो जाते हैं, लेकिन स्टोरी मजे की है। चलें जी, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अरे जमल फायका, तुम दोनों आओ बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो। सबा बेगम जो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, फाइका और जमल को दरवाजे पर खड़े देखकर खुश इखलाकी से उन्हें अंदर आने की दावत दी। वो दोनों भी अंदर दाखिल होती सलाम करके सोफे पर बैठ गई। किरण कैसी है बेटा, उसे भी ले आती। जमल को देखते सबा ने किरण के बारे में पूछा। अम्मी भी आ जाएंगी खाला, लेकिन फिलहाल हम लोग आए हैं आपको दावत देने। कैसी दावत बेटा। कल हमारे घर कुरान खानी है, जरूर आइएगा। और रात का खाना भी आप सब ने हमारे साथ खाना है। ओह अच्छा, ओके बेटा, हम जरूर आएंगे। और बताओ क्या लोगी तुम दोनों, गरम या ठंडा। कुछ नहीं खाला, मैं तो अभी अभी कॉफी पीकर आई हूँ। फाइका से पूछ लें। जमल ने गुमसुम सी बैठी फाइका की जानिब इशारा किया। जमल के लबों से अपना नाम सुनकर फाइका ने उसे घूरा और फिर मुस्कुराकर बोली, आंटी मैं ना कॉफी पीऊंगी ना ही कोल्ड ड्रिंक, मेरा इस वक्त पिज्जा खाने का बड़ा दिल कर रहा है। कहते कहते फाइका के मुंह में पानी आ गया। वो जो जंक फूड की दीवानी थी, दुबई आकर उसका खाना पीना बहुत कम हो गया था। अपने घर तो वो बस थोड़ी सी फरमाइश करती, मुख्तियार अगले ही लम्हे वो चीज उसके आगे पेश कर देता। शर्म करो फाइका, हम अपने घर में नहीं जो यूं मुंह फाड़कर फरमाइश कर रही हो। उसके कान के करीब झुकते जमल ने शर्म दिलानी चाहिए। पिज्जा खाना है, मैं मंगवाती हूँ तुम दोनों के लिए। सबा को बहुत प्यारी लगी फाइका, जो और लड़कियों की तरह कतई न शर्माई। छोड़ो खाला, हम लोग पिज्जा खाने थोड़ी आए हैं, ये तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। जमल सबा को सोफे पर खड़े होते देख कर बोली, कोई बात नहीं जमल, मेहमान है फाइका हमारी। मैं अभी फवाद को कॉल करती हूँ, आते हुए पिज्जा ले आए। तुम्हारे अंकल तो सुबह से दोस्तों के साथ घूमने निकले हुए हैं। जमल हाँ, मैं सर हिलाते फाइका के बाजू पर चुटकी काटे जबरदस्ती मुस्कुराई। सबा बेगम अभी कुछ कहती जब फवाद थका हारा हेडक्वार्टर से घर लौटा। कोट को कंधे पर लटकाए नींद से बोझल आंखों के साथ वो घर में दाखिल हुआ। सोफे पर बैठी छिपकली को देखते काफी बदमजा हुआ। लो फवाद आ गया, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी बेटा। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी तो फवाद भी आगे बढ़कर उनके माथे पर लब रखते जमल के सलाम का जवाब देकर सोफे पर बैठा। फवाद को देखकर फाइका का मूड मजीद बिगड़ गया। कैसे आना हुआ जमल। फाइका को इग्नोर करते वो जमल से इस्तिफादा करने लगा। दावत देने आई थी फवाद भाई, कल अम्मी ने कुरान घर पर कुरान खानी रखी है। अच्छा अच्छा। फवाद अभी भी फवाद भी फवाद मैं अभी तुम्हें कॉल ही करने वाली थी बेटा। फाइका और जमल के लिए पिज्जा ले आओ। ठीक है अम्मी, मैं ले आता हूँ। पिज्जा की जगह बर्गर, क्योंकि जितना मुझे मालूम है जमल को पिज्जा इतना नहीं पसंद जितना बर्गर पसंद है। सबा बेगम दरमियान में कुछ कहती कि कमरे इनमें उनके फोन बजने की आवाज आई। वो कॉल सुनने अपने कमरे में चली गई। अब लॉन्च में वो तीनों मौजूद थे। यहाँ सिर्फ जमल ही मेहमान नहीं आई, मैं भी हूँ और मुझे पिज्जा खाना है, ना कि बर्गर। माथे पर तेवर डाले वो गुस्से से दांत कुचकुचा कर बोली, शक्ल से भिखारी तो नहीं लगते। अगर उसे बर्गर खाना है तो मुझे पिज्जा खाना है, तो दोनों ले आओ और बात को खत्म करो। फाइका ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि मेरे पैसे इतने फजूल तो हरगिज नहीं है कि मैं दो दो चीजें लाऊंगा। दोनों एक ही चीज पर गुजारा करो। तुम बर्गर खा लो जमल के साथ, उसे पिज्जा नहीं पसंद, इसलिए दोनों के लिए मैं बर्गर ही लाऊंगा। फवाद खान भी भला कहाँ किसी से कम था। अचानक ही मुंह तोड़ उसे जवाब देता उठा और घर से बाहर बर्गर और पिज्जा लेने के लिए चला गया। इरादा तो उसका छिपकली को सिर्फ तंग करने का था, लेकिन वो उसके लिए पिज्जा ही लाने वाला था। तभी सबा बेगम लाउंज में आ गई। आंटी वैसे आपका बेटा बड़ा ही बदतमीज है। फाइका मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई, लेकिन वो इतना ऊंचा न बोल सकी कि सबा बेगम उसकी बात सुन लेती। बेटा तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बस यूं ही मजाक करता रहता है। सबा बेगम ने खफीफ सी फाइका को दलील दी। अपने बेटे की जबान दराजी पर वो हैरान थी। उसका रवैया ऐसा तो बिल्कुल भी ना था किसी के साथ। ओहो आंटी, आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भला झिझक
अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, इसीलिए मुझे भी अपनी बेटी ही समझे। सबा बेगम को शर्मिंदा होते देख फाइका ने जल्दी से उनके पास सोफे पर बैठते ही उनके गिर्द अपने बाजों का हिसार बांधते कहा। सबा बेगम ने इसकी बात का कोई जवाब भी न दिया, बस बदले में वो सिर्फ मुस्कुराई थी। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे। वो लोग बैठे बस इधर उधर की बातें कर रहे थे और जमल को फाइका पर जी भर कर गुस्सा आ रहा था। इन दोनों ने और भी घरों में जाकर लोगों को बुलाना था कुरान खाने के लिए, लेकिन मैडम यहीं पर पिज्जा खाने के लिए बैठ गई। और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था और इन दोनों का वक्त भी ज़ाया हो रहा था। अभी 5 मिनट और गुजरे थे कि फवाद के घर के अंदर दाखिल हुआ उसके हाथ में 2 बर्गर के पैकेट थे। फवाद दोनों बर्गर के पैकेट लेकर सीधा लाउंज में ही आ गया। लाउंज के टेबल पर दोनों बर्गर रखते उसने जमल को खाने का इशारा किया और साथ ही उसने फाइका की तरफ देखा, जो होंकों की तरह हैरत से मुंह खोले सदमे से उसे ही तक रही थी। उसका हैरत ज़्यादा मुंह देखकर न जाने फवाद ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। बेटा, क्या तुम फाइका के लिए पिज्जा नहीं लाए? उसे पिज्जा खाना था ना? सबा बेगम ने फवाद की तरफ देखते हुए पूछा। तो फवाद ने बेसाख्ता ही नफी में सर हिलाया। हालांकि वो पिज्जा लाया था और बस बाहर ही वो किचन की शेल्फ पर रखता हुआ आ गया था। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें पिज्जा और बर्गर दोनों के लिए भेजा था और टेक्स्ट भी कर दिया था कि दोनों के लिए दोनों चीजें ही लाना। छोड़े आंटी, इस बेमुरवत इंसान से और क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। फाइका को न जाने क्यों लेकिन बुरा लगा था उसका इस तरह का रवैया, इसलिए इसीलिए जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और साथ ही वो जमल को देख रही थी, जो बड़े मजे से बर्गर खाने में मसरूफ थी। सबा बेगम उसके खराब मूड को देखकर सख्त नजरों से फवाद को घूरी दी थी। मजीद 5 मिनट वो मजीद बैठे और इधर उधर ही नजरें घुमाने में मसरूफ थी। हालांकि फवाद की नजरों को खुद पर टिकता हुआ देख रही थी, लेकिन शान बेनियाजी थी। उसने एक नजर भी फवाद की तरफ देखना अपनी गुस्ताखी ही समझी थी। फवाद जल्दी से किचन की तरफ गया और वहां से पिज्जे का डब्बा उठाकर लाउंज में लाते और लाउंज की टेबल पर बिल्कुल फाइका के सामने ही रख गया था। सबा बेगम ने गहरी सांस भरी थी, यानी कि इनका बेटा सिर्फ फाइका को तंग कर रहा था। फाइका पिज्जे के डब्बे को देखकर भी कुछ भी न बोली थी और ना ही इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। हो गया हो तो तुम्हारा हाथ चले, फाइका ने जमल की तरफ देखते हुए कहा, जो बर्गर का आखिरी बाइट मुंह में रख चुकी थी। टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसने बर्गर भरे हुए मुंह से पीछे की तरफ उंगली से इशारा किया। अंदाजा ऐसा था कि जैसे तुम खा नहीं रही, चलो चलें, देर हो रही है और लोगों को भी बुलाना है, फाइका ने कहा और साथ ही वो उठ खड़ी हुई। बेटा, तुमने पिज्जा मांगा था ना, पिज्जा तो खाकर जाओ। उसे उठते देख सबा बेगम ने परेशान लहजे में कहा। नहीं बस आंटी, अभी देर हो रही है ना, जाना है। उसने आंटी के सामने तो नरम तासुरात से कहा, लेकिन मुड़ते ही उसका चेहरा स्पॉट हुआ, जो फवाद की जेरे निगाहों से बिल्कुल भी पोशीदा न रहा। उसकी तरफ एक नजर देखे बगैर वहां से उठती जमल के साथ उनके घर से निकलती चली गई। उसका मूड आज बेहद खराब था, वरना वो जरूर पिज्जा खा लेती। फवाद ने फाइका मैडम के एटीट्यूड पर कंधे उचकाए और दोनों के जाते ही सबा बेगम से उसकी अच्छी खासी क्लास हुई। सुल्तान, एक बुरी खबर है। आफी दरवाजा खटखटाते कमरे में दाखिल होते बोला। सुल्तान ने हंकार भरते आगे बोलने की इजाजत दी थी। हमारे 4 गार्ड पकड़े गए हैं और इन्हें कहाँ पर रखा है उसका पता उस मेजर के पास है। काफी परेशानी से बोला। सुल्तान तंजिया हंसा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेजर के साथ मैंने बहुत बुरा किया है, थोड़ा गुस्सा ठंडा करने दो उसे। उसने गोया बात खत्म की थी। अब सिगरेट को लबों में दबाए उसने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखा, जहां रात के 12 बज रहे थे। हम्म, ठीक है। आफी कंधे उचकाकर अपने रूम में चला गया। आदिल से बेइज्जती का बदला लेने के बारे में सोचने लगा। जब हम दोनों बड़े होंगे तो मेरी बहन से शादी करना और मैं एक खूबसूरत परी से शादी करूंगा। ये बात हसाम ने धीरे से उसके कान के करीब झुक कर की थी। अरे, ऐसी बातें नहीं करते हसाम, हम दोनों छोटे हैं। मम्मा पापा कहते हैं शादी बड़े लोग करते हैं, हम दोनों को गुनाह मिलेगा। सुल्तान कानों से हाथ लगाकर तौबा तौबा करने लगा। अरे बुद्धू, बातें करने से कुछ नहीं होता। अंकल तुम्हें ऐसे ही डराते हैं। हसाम उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते खिलखिलाकर बोला। रात को परी आई थी, नन्ही सी प्रिंसेस को हमें देकर गई। मैंने मॉम को बोला था मुझे उठाना, मैंने देखना है परी को। वो कैसे बेबी देकर गई, हमें मॉम ने नहीं उठाया। आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए हसाम सुल्तान के कंधे पर सर रखे बोला, तुम रो मत हसाम, मेरी बहन को परी लेकर आएगी। देने उस दिन तुम हमारे घर रात गुजारना, फिर दोनों मिलकर परी को देखेंगे। उसे चुप करवाने की गर्ज से सुल्तान कुछ सोच कर बोला तो हसाम खान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। लेकिन इस टाइम तो हम दोनों सोए होंगे ना, मम्मा कहती है परी रात को बेबी देकर जाती है।
वो दोनों बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। बाकी सब हदीका खानम का हाल चाल दरियाफ्त करने के लिए अंदर थे और कुछ देर कबल ही जन्नत पैदा हुई थी। माजी से निकलते उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट रक्सा हुई। परी अपनी और हसाम की बातें याद करते हुए कहका लगा उठा, मिशाल। ठंडिया भरते धुएं के साथ उसने वो नाम पुकारा था। फोन उठाते उसने मिशी का नंबर डायल करते फोन कान को लगाया। दूसरी जानब मिशाल घुटनों में सर दिए रोने में मसरूफ थी। फोन पर होती बेल को इग्नोर कर गई। जब मुसलसल बेल होती रही, मिशाल ने फोन उठाकर देखा। एकदम उसे अपने हाथों में ठंडे पसीने आने लगे थे। तबीयत खराबी का कहकर वो खुद को रूम में लॉक्ड करते कब से रो रही थी। हनी, कहाँ थी तुम? वो सर्द आवाज में बोला तो मिशाल ने सिसकी का गला घोंटा। सो रही थी, वो अटकते लहजे में बोली। मिशाल ने जहन के पर्दों में उसके अक्स को याद किया। अचानक की वो हेजल ग्रीन आंखें मिशाल को अपने जहन पर सवार होती महसूस हुई। वो सर झटक गई। तुम रो रही थी हनी, क्यों? वो सिगरेट का धुआं हवा में तहलील करते गोया हुआ। मिशाल का सांस अटक गया। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई तो वो इस्तहजाया हंस दिया। डोंट वरी, कोई कैमरा फिट नहीं किया मैंने। मुझ पर थोड़ा यकीन करो, मैं तो अभी तुम्हारे घर आया ही नहीं हूँ। सुल्तान लब दबाए बोला और फिर सिगरेट नीचे फेंक दी। मिशाल के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। फोन क्यों किया है? मिशाल अटकते लहजे में बोली। बेशक वो यहाँ नहीं था, लेकिन उसकी सर्द सी आवाज ही उसे जकड़ने को काफी थी। मुझे एक बात पता लगी है, वो मध्यम लहजे में बोला। बिल्कुल राजदाराना अंदाज था उसका। मिशाल चौंकी। क्या? मिशाल लड़खड़ाते लहजे में बोली। दूसरी जानिब सुल्तान शाह उठकर अब चहलकदमी करने लगा था। मैंने सुना है कल के कल ही तुम सब पाकिस्तान जा रहे हो। किसने बताया आपको? मिशाल डर के मारे अपनी जगह से उछल कर उठी। कहीं वाकई उसके घर में मौजूद तो नहीं? किसने बताया? कैसे पता चला? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए हनी। तुम बस इतनी सी बात अपने जहन में नक्श कर लो, तुम पाकिस्तान जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, सुल्तान की नज़र हमेशा अपनी इज्जत पर रहेगी। वो बर्फीले लहजे में कह रहा था, जबकि मिशाल सुन दिमाग के साथ उसे सुन रही थी। मुझे तुम्हारी तलब हो रही है, याद आ रही है तुम्हारे घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठो और मेरे पास आ जाओ। वो आम से लहजे में बोलता मिशाल की सांस अटका गया। मिशाल हैरत से मुतहिर होती मोबाइल कान से हटाकर मोबाइल को देखा। नहीं, वो नम आंखों से बोली। तो फिर ठीक है, मैं खुद आ जाता हूँ तुम्हें लेने। अंदर कोई तमाशा हुआ, तुम्हें बुरा लगा तो मैं तो तुम्हें लेकर फिर भी आऊंगा। तो तुम मेरी हो हनी। वो तंजिया वहशत भरी मुस्कुराहट लिए बोला। मिशाल की आंखें खौफ से फैल गई थी। नहीं प्लीज, मैं आ रही हूँ, वो रोते हुए बोली। जिस तरह उसने हसाम खान को नुकसान पहुंचाया वो उसके डैड को भी पहुंचा सकता था। गुड माय हनी। डैड उठ जाएंगे प्लीज। अपनी हथेली से भीगी आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ, कोई नहीं उठेगा, सब इस वक्त नींद की गोलियां लेकर गहरी नींद में है। वो मुस्कुराकर बोला तो मिशाल चौंकी। कैसे? उसने हैरत से पूछा। बाहर से जो खाना मंगवाया था उस मेजर ने उसे मेरे गार्ड देकर गए थे। उसमें नींद की गोलियां थी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में से बता रहा था। जब मिशाल की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर खाना नहीं खाया था। खुद आती हो खुद, या मैं अंदर आ जाऊं? वो सर्द लहजे में बोला। मैं आती हूँ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। वो सफाके से बोलता फोन रख गया। मिशाल फोन बेड पर फेंकते फुड़ फुड़ कर रो दी। आंखें रगड़ती वो कमरे से बाहर निकली। घर में अंधेरे का राज था। सब सो रहे थे। लॉन्च में हदीका खानम और जारवन खान सोए थे। बाकी 2 रूम में, एक में नूर और आमना थी और दूसरे में दानियाल और हसाम थे। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वो मुंह पर हथेली जमाए खौफ से लरजते कदमों से बाहर निकली, जहां आफी गाड़ी का दरवाजा खोले सर झुकाए खड़ा था। मिशाल रोते हुए गाड़ी में बैठी थी। उह कमीना, खुद तो बीवी के साथ मजे करेगा, मुझे नींद से उठा लिया। आफी बुड़बुड़ाता गाड़ी में बैठता, गाड़ी स्टार्ट करता, अब गाड़ी वहां से भगा ले गया। मिशाल सीट पर खाली जहन के साथ बैठी थी। गाड़ी एक घर के आगे रुकी। मिशाल ने उतर कर देखा, ये वो घर नहीं था जहां वो आई थी, ये कोई और घर था। मिशाल थूक निगलती अंदर दाखिल हुई थी। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। वो जैसे जैसे अंदर की जाने बढ़ रही थी, दिल इतनी ही तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो बेध्यानी से बस चलती जा रही थी। जब उसका पांव बुरी तरह कालीन में फंसा, वो गिरते गिरते बची थी, क्योंकि सुल्तान ने उसे थाम लिया था। वो उसके बाजुओं में थी। जब उसने मिशाल को अपनी जानिब खींचा, वो उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। खौफ से माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। रो क्यों रही हो हनी? वो इसकी गर्दन पर हाथ लपेटे उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते बोला।
मिशी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, इस कदर अंधेरे में कि लेकिन उसकी तपिश भरी सांसें मिशाल के चेहरे पर पड़ती उसे दहका रही थी। रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो सर्द लहजे में बोला। उसके होंठ मिशाल के गाल से मिस हुए थे। क्यों बुलाया यहाँ? मिशाल आंखें झपकाते कुछ देखने की कोशिश करते बोली। सुल्तान ने उसकी बाजू पर गिरफ्त सख्त की। बच्ची होती वो जरूर समझाता। इतना तो तुम जानती होगी, बीवी अपने शोहर के पास रहती है, उसकी बाहों में, बाप के घर नहीं। आहिस्तगी से उसके लबों से छूते वो मध्यम सर्द गंभीर आवाज में बोला। मिशाल लरस कर रह गई। अपनी ब्यूटी बोन पर मूंछों की चुभन महसूस करते मिशाल के लबों से दिलखराज चीख निकली थी। अभी तो कुछ किया भी नहीं और इतना चीख रही हो। उसे मजीद अपने करीब तर किया। मिशाल को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। बिना उसे समझने का मौका दिया वो उसे बाहों में उठाए कमरे में लाते नीचे उतारा। कमरे में नीम अंधेरा था। जर्द रोशनी में मिशाल उसकी सर्द हेजल ग्रीन आंखें देख रही थी। वो कई लम्हे उसकी आंखों को देखती रही थी। जब सुल्तान ने आगे बढ़ते उसकी गाल पर नरमी से बोसा दिया, मिशाल आहिस्तगी से आंखें मीच गई। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया। मैंने तुम्हें गोल्डन नाइट मनाने के लिए यहाँ बुलाया है। उसके गाल को लबों से मिस करते वो सफाकत भरे लहजे में बोलता मिशाल को सहमा गया। वो जोर से आंखें मीच गई। मुझे मत छूना, घर जाना है, मिशाल खौफ से बोली। मध्यम सी रोशनी में सुल्तान की आंखों में उतरती सफाकियत को देख रही थी। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई थी। तुम्हें घर जाने देना ही होता तो यहाँ न बुलाता। वो खूनख्वार निगाहों से उसकी जानिब देखते फिर से अपने करीब कर गया। आप बहुत गलत कर रहे हैं। डैड ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, वो हलक के बल चीखी। बाकी के अल्फाज उसके लबों में ही दम तोड़ गए थे, जिस पर सुल्तान शाह काबिज हो चुका था। सुल्तान शाह अपनी तड़प, शिद्दतें, गुस्सा मिशाल पर निछावर करता पीछे हुआ। वो लंबे लंबे सांस लेते खुद को पुरसकून कर रही थी। उसे अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। आज के बाद हिम्मत मत करना हनी मुझसे बुलंद आवाज में बात करने की। सुल्तान शाह मिशाल का चेहरा दबोचते अपने करीब तर किया। उसकी आंखें खतरनाक हद तक फैली। मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया सुल्तान। मिशाल आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा किए उस सफाक शख्स की तरफ देखती बोली, जो बचपन में खुश और हमेशा हंसते रहने वाला इंसान था। जानता हूं तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाप के कातिलों को पकड़ने की कोशिश की? मेरे बारे में जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं या मर गया? मेरे बाबा के साथ उनकी दोस्ती सिर्फ लफ्जी थी। मिशाल को खुद से दूर धक्का देते सुल्तान शाह अपनी पेशानी मसलने लगा। अपने बाप के कातिल का सोचकर उसकी आंखें खून छलकने की हद तक सुर्ख हुई। हाथों और कनपटी की रगें उभरी हुई थी। मेरे बाबा ने तुम्हें ढूंढा था हद से ज्यादा, लेकिन तुम इन्हें ना मिले। मेरे बाबा ने तुम्हारे बाबा के कातिलों को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं। एक गलतफहमी के बायस तुम मेरे बाबा सिकंदर अंकल की दोस्ती को लफ्जी कहकर उनकी दोस्ती की तौहीन मत करो। मिशाल चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सुल्तान शाह, जो एक गलतफहमी के बायस जारवन खान के पूरे खानदान को तकलीफ में मुब्तला कर गया था, अपने बाप को बचाने के लिए झूठ मत बोलो हनी। सफाकियत से दोबारा उसका चेहरा दबोचते फनकारा। मैं झूठ नहीं बोल रही सुल्तान। सुल्तान शाह ने उस कदर उसका चेहरा सख्ती से दबोचा हुआ था कि मिशाल को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। मिशाल की आंखें नम देखते उसका दिल नरम पड़ा। नरमी से मिशाल के आंसू अपने लबों से चुनकर सीने से लगा गया। ये वही मिशाल है सुल्तान शाह जिसे तुमने बचपन में बेइंतहा तंग किया और उसके भाई थे उससे शादी करने की बातें करते थे। उसके माँ बाप से कहते थे कि तुम उसे अपने साथ भगा कर ले जाओगे। अपने दिल में आए ख्यालात को सुनकर सुल्तान शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट ने अहाता किया। मिशाल तो उसका नरम रवैया देखकर बेहोश होने के दर पर थी। तुम्हें क्या लगता है तुम प्यार जताकर मेरे दिल में जगह बना लोगे, वैशी इंसान? मिशाल को यकदम सुल्तान का निकाह के वक्त वाला रवैया याद आया। उसके चेहरे पर निशानात देखकर उसके वालिदैन की तबीयत खराब हुई थी। झटके से उसे दूर धकेलने के लिए हाथ उसके सीने पर रखे। सुल्तान शाह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर के साथ लगाते आंखों में सफाकियत लिए गहरी नजरों से उसका जायजा लेने लगा। मिशाल को उसकी नजरें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने जरा सा तुम्हारे साथ नरम रवैया क्या इख्तियार किया, तुम मेरे सर पर चढ़ने लगी। ऐसे सर चढ़े लोगों को उठाकर जमीन पर पटकना सुल्तान शाह को अच्छे से आता है। बाई द वे हनी, मैंने तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है वो सर अंजाम देना तो मैं भूल ही गया। सुल्तान शाह कुछ लम्हों में ही मिशाल के चेहरे का रंग जर्द कर गया। आंखें फाड़े इल्तिजाई नजरों से सुल्तान को देखा, जैसे कहना चाह रही थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना सुल्तान, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। मेरे वालिदैन, मेरे भाई ये तकलीफ सहन नहीं कर पाएंगे।
मिशाल के कई आंसू आंखों से बहकर बेमोल होते उसके गिरेबान को गीला कर गए। इसे वो पल याद आए जब वो हॉस्पिटल पहुंची थी और उसकी हालत देखते उसके भाइयों और उसके डैड की आंखें नम हुई थी। शिद्दतें मैंने तुम पर निछावर करनी है, इसमें तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड कहाँ से आ गया? सुल्तान शाह के बेबाक और बेतुके अल्फाज सुनकर मिशाल का दिल चाहा साइड से कुछ चीज उठाकर उसके सर पर मार के वहां से भाग जाए। प्लीज मुझे जाने दो। मिशाल को अपने बाजू टूटते हुए महसूस होने लगे। उसकी आंखों में दर्द देख के सुल्तान ने उसके हाथ छोड़ दिया। मिशाल जिसने अभी ठंडा सांस फिजा के सपुर्द किया ही था, सुल्तान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटते अपने करीब करके उसकी गर्दन पर झुका। मिशाल को बेतहाशा उसकी दाढ़ी की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस हुई। मजामत करते उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन सुल्तान शाह तो मुकम्मल तौर पर बहक चुका था। क्या हुआ हनी, तुम मेरी जरा सी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रही? जब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा तब तुम्हारी ये नन्ही सी जान मुकम्मल तौर पर मेरी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करेगी? सुल्तान एक मर्तबा फिर उसके लबों पर झुका। मिशाल उसकी कुर्बत में बिन आब मछली की तरह तड़प रही थी। मुजामत करते उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो चट्टान जैसा वजूद को 1 इंच भी ना हिला पाई। मिशाल को बेहोश होते देख सुल्तान अपनी सांसें उसमें मुंतकिल करना शुरू हो गया। कुछ देर बाद मिशाल से दूर होकर मिशाल को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। सुल्तान ने उसे अपनी बाहों में उठा ली। मेरी नन्ही सी हनी। सुल्तान फिर से उसके गर्दन पर झुकता उसके दिल की कैफियत को अजीब सी कर गया। एक लम्हे के लिए चेहरा उसकी गर्दन से बाहर निकालते मिशाल के सुर्ख चेहरे को देखा। मुझे जाने दो। सुल्तान ने ताहत बड़ी निगाहें मिशाल पर टिकाई, जो कब से रट लगाए हुए थी। मुझे जाने दो। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जो तुमने घर जाना है। जल भुनकर कहते उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की। मिशाल को लगा अगर कुछ पल और सुल्तान ने इसी तरह उसकी कमर पकड़े रखी तो उसकी हड्डियां टूट जानी है। मुझे जाने दो, मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कहा। सुल्तान ने उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाते उसे होशो हवास से बेगाना कर दिया। उसने ऐसी सी आंखें खोली थी। सर भारी हो रहा था। खाली जहन से मिशाल ने चंद पल छत को देखा और फिर रोने की आवाज पर गर्दन घुमाकर अपनी मॉम को, मॉम। वो तड़पते सहते माँ के आगोश में छुप गई। यकदम हर चीज जहन के पर्दों पर रूनुमा होने लगी थी। मिशाल का हलक खुश्क हुआ। हर कोई वहां मौजूद था सवाए दानियाल के। मेरी बच्चा, ठीक हो तुम? मिशाल की कलाई पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। हदीका खानम आंसू साफ करते मिशाल का चेहरा ममता से थामे बोली, जो खौफ से सहमी हुई थी। मिशी बेटा, घर से बाहर कैसे पहुंची आप? जारवन खान बेड की दूसरी साइड आकर बैठ गए। हर कोई उसके बोलने का मुंतजर था। मिशाल को लगा जैसे हलक में कांटे उगाए हों। उसे उस लम्हे बोलना जहर लग रहा था। डैड मॉम, मुझे नहीं पता, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। जारवन खान ने लब भींच लिए। वो इन्हें बता देना चाहती थी कि सुल्तान उसे ब्लैकमेल करके ले गया था। माँ की आगोश में जी भर कर रोना चाहती थी, लेकिन सुल्तान की धमकियों ने मिशाल का सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया था। वो हल्के से लरज रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम रेस्ट करो मिशी, हसाम खान नरमी से बोला, जबकि उनकी बात सुनते मिशाल ने आंखों में आई नमी को पीछे धकेला। हाँ, रेस्ट करो मेरा बच्चा, 2 घंटे बाद हम सब की पाकिस्तान की फ्लाइट है। हदीका खानम एक बार फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमते बोली। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहां से चले गए। वो अलमारी के सामने खड़ी बैग निकाल रही थी ताकि अपना सारा सामान समेट ले। मखसूस मर्दाना खुशबू को अपने नथनों से टकराते देख आमना ने गर्दन थामे। ये लाइन मिस है यहाँ से। चलें, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बात यूं नहीं कर रही मिस्टर डार्लिंग। उसके फूले हुए चेहरे को देखते उसने इस्तफार करना चाहा। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। प्लीज हसाम, तंग न करें। इस वक्त पहले ही घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं। अपनी जाने बढ़ते हसाम के कदमों को देखकर वो बेजारी से बोली। मैं जवाब सुनना जरूरी समझता हूँ। कोई परेशानी है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उसके करीब जाकर उसकी सुर्ख आंखों में देखकर सवाल दागा। बस वैसे ही मेरा दिल नहीं करता, वो बेरुखी से कहती रुख मोड़ने ही वाली थी। हसाम ने इसकी कलाई जकड़ी। हसाम खान बाजू में गोली लगने की वजह से जख्म अभी भी ताज़ा था। मैं नहीं मानता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बीवी का दिल ना करे अपने शौहर से बात करने का। चेहरे पर रेंगती आवारा लट को उंगली की मदद से कान के पीछे करते वो गंभीर से लहजे में बोला, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का होना भी जरूरी है। हसाम, हम दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं, फिर कैसी बातें करे? वो फीका सा मुस्कुराई थी। अच्छा, ऐसी बात है? वो तंजिया मुस्कुराया। आमना ने हामी में सर हिलाया। फिर मेरी आंखों में आंखें गाड़ के कहो कि हसाम खान, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों की मदद से ऊपर करते वो आमना का चेहरा ऊंचा करते अपने चेहरे के रूबरू कर गया। हसाम, छोड़ो कि आ जाएगा, वो नजरें चुरा कर बोली। अच्छा, सब आ जाएं, क्योंकि मैं मजीद अब अपने और तुम्हारे दरमियान पाकीज़ा रिश्ते को नहीं छुपाना चाहता। उसकी नजरें चुराने
پر حسام خان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ پہلے ہی سب پریشان ہے حسام خان، مزید کو تماشا نہ لگاؤ، سمجھے؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے خود سے پرے دھکیلنے لگی جو اس میں گھسے جا رہا تھا۔ ساری پریشانیاں ایک ساتھ ہی سے ہی آدھی آدھی کر کے آئیں گی مسز حسام، یہ حسین وقت ہم ساتھ نہیں گزار سکیں گے، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا جب آمنہ نے انجانے میں اس کا بازو پکڑ لیا جہاں گولی لگی تھی۔ حسام اس کے ہاتھوں کا دباؤ اپنے بازو پر محسوس کرتے درد سے کرایا۔ سفید شرٹ کو خون سے پھر سے رنگ ہوتے دیکھ آمنہ نے جھٹ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ چہرے پر صرف اس کی تکلیف کی وجہ سے پریشانی ہی پریشانی تھی۔ سوری، وہ دھیرے سے اس کا بازو سے ہلاتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلنے لگی جو حسام خان کی آنکھوں سے نفی ہرگز نہ رہ سکی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت کا اظہار لینا چاہ رہا تھا۔ شاید مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے حسام کہ ہم نے لو میرج نہیں کی جو میں تم سے محبت کا اظہار کرتی پھروں۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ حسام خان کی آنکھوں میں اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر نظریں ملانا محال لگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر محبت اظہار کرنے میں ڈر کیسا؟ میں آمنہ حسام خان کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، ماتھے پر تیور ڈالے اس نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، پھر میرے موم ڈیڈ سے کیوں ڈر رہی ہو ڈارلنگ؟ وہ لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکنے لگی۔ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، وہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی بات ہی الگ ہے، اور ہر اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے۔ میں بھی سمجھی وہ صرف تمہارے ماں باپ نہیں میرے بھی ہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر دانت کچکچا کر بولی۔ بہت اچھا ڈارلنگ، I'm impressed too. بہت اچھا لگا تمہارا یہ انداز، وہ دل سے تعریف کر کے بولا۔ آمنہ اس کے گھر والوں کو، اس کے موم ڈیڈ کو اپنا سمجھ رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر مزید خوشی کی بات اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ اس نے پھر سے اپنا پچھلا سوال دہرایا۔ نہیں کرتی، آمنہ اس کے ایک ہی سوال پر اچھا خاصا چڑھ کر بولی۔ وہ آمنہ کی بات سن کر طنزیہ مسکرایا۔ ابھی پتہ لگ جائے گا ڈارلنگ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، حسام خان نے یقین سے کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر زور سے اپنے سر پر دے مارا۔ حسام یہ کیا کر دیا تم نے؟ آمنہ پھیلی آنکھوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے چیخ مار کر اس کی جانب بڑھی۔ اس کی بلند چیخ اور گلدان ٹوٹنے کی آواز پر سب اپنے اپنے کمروں سے نکلتے مشال کے روم میں آ گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر سب نے حیرت سے حسام اور آمنہ کو دیکھا۔ الو کے پٹھے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ دارون خان چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، ساتھ دانیال، حدیقہ خانم بھی۔ دور رہیں سب مجھ سے، یہ آپ کی بیٹی مجھے کہہ رہی ہے مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ مطلب سیریسلی کیا میں اندھا ہوں؟ ڈیڈ اس کی آنکھیں نہیں پڑھ سکتا کیا؟ دیکھنا اب سب کیسے میرے درد میں تڑپ کر کرتی ہے اظہار محبت۔ اس نے کہتے ہوئے گلدان ایک بار پھر سے اپنے سر پر دے مارا۔ خون کی لہروں سے چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ حسام یہ کیا بے وقوفی ہے؟ دانیال نے اسے روکنا چاہا لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایک بار پھر سے گلدان اپنے سر پر دے مارا۔ حسام پاگل ہو یو ایڈیٹ انسان، پھینکو اس گلدان کو۔ وہ روتی ہوئی اس کی جانب بڑھی کہ حسام کے سامنے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے سے روکا۔ جب تک محبت کا اظہار نہیں کرو گی تب تک میں خود کو نقصان دوں گا اور تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، اس نے کہتے ہوئے وہ گلدان ایک بار پھر سے اپنے سر پر دے مارا۔ ان کی لہروں سے چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ سر ایک بار چکرا کے رہ گیا، آنکھیں بند ہونے لگی جب ایک نازک مگر زوردار تھپڑ اس کے گال پر آ لگا۔ اس کے ساتھ ہی حسام خان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ آئی لو یو ٹو حسام، اور اس نے بنا کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ حسام خان سب کچھ بھول کر صرف اسے اپنے سینے میں چھپائے تھا اور حدیقہ خانم دارون خان کے ساتھ گھر والوں کو اس کے خون کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ یہ کیا گھٹیا بے وقوفوں والی حرکت تھی حسام خان؟ حدیقہ خانم کی غصے سے گرجدار آواز پر آمنہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی خوف سے اس سے الگ ہوئی۔ ٹھا کے آواز کے ساتھ ایک اور زوردار تھپڑ حسام خان کے چہرے پر رسید ہوا تھا جس پر وہ مسکراتے حدیقہ خانم کو گلے لگا گیا۔ اس کی موم اس کی فکر میں آدھی ہو رہی تھی۔ آمنہ نظریں چراتی دھڑکتے دل کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی، سب پر حقیقت آشنا ہو گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہی سوچ جان لیوا تھی۔ ریلیکس موم، کچھ نہیں ہوتا، زیادہ درد نہیں ہو رہا مجھے، وہ ان کی پیٹھ سے ہلاتے بولا۔ تم واقعی خرد دماغ اولاد ہو، تو تمہارے ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے اپنی بیوی کے لبوں سے اظہار محبت سننے کا؟ بہت ہی ٹیڑھی بہو ہے آپ کی موم، ویسے ہی تو اس نے اظہار کرنا نہیں تھا، میں نے سوچا ایسے ہی تھی۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے حدیقہ خانم کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا کہ آمنہ کو سانپ سونگھ گیا، مطلب کہ سب کو پتہ چل گیا ان لوگوں کے بارے میں۔ پھر بھی اتنا نارمل ری ایکشن جیسے پہلے ہی سب کو معلوم ہو، اور تمہیں تو میں نے اپنی بیٹی مانا تھا، اپنی ماں سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ حدیقہ خانم چہرے پر غصے کے تاثرات سجائے اب آمنہ سے مخاطب ہوئی۔
मॉम ये सब झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। मुझे माफ कर दे प्लीज। हदीका खानम को गुस्से से अपनी जानब बढ़ते हुए देख वो जोर से आंखें मीच कर कपकपाते लबों से बोली। हसाम और मजे से बेड पर चकराते सर को पकड़े बैठा हुआ था। उसके एक साइड पर मिशाल जबकि दूसरी साइड पर नूर परेशानी थे सर से निकलते खून पर बैंडेज कर रही थी। मॉम प्लीज माफ कर दें। हदीका खानम का हाथ हवा में बुलंद हुआ कि आमना ने जल्दी से चेहरा साइड पर करते हुए आंखें सख्ती से बंद कर ली। टांगे बुरी तरह शल हुई। उसे लगा बस हदीका खानम का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर अगले ही पल रसीद हो जाना है, मगर ऐसा हरगिज ना हुआ। आमना की मीची हुई आंखें देखकर हदीका खानम मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा गई। हमें हसाम ने यहाँ आने से पहले ही सब बता दिया है, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। जो भी हुआ वो तुम्हारा और हसाम खान का नसीब था और मुझे खुशी है उसने तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? बेटा तुम खुद हमारे पास आकर अपने और हसाम खान के रिश्ते के बारे में आगाह करती तो अब तक मैं दादी भी बन चुकी होती। हदीका खानम उसकी पुश्त सहलाते हुए कह रही थी, जबकि आमना को लगा उसके कान में किसी ने सीसा अंडेल दिया हो। उसे अपनी समात पर यकीन हरगिज ना आया। क्या वाकई सब उसके साथ खेल खेल रहे थे? सभी उसके और हसाम खान के रिश्ते से वाकिफ थे और इसे भनक तक न पड़नी थी किसी ने। मेरा तो न जाने कैसे औलाद से वास्ता पड़ा है, एक से बढ़कर एक गधे और कमीने मिले हैं मुझे। हसाम की हालत को देखते हुए ज़ारबन खान मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते अलबत्ता आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि सब ने सुन लिया था। डैड इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों गधा और कमीना कह रहे हैं? हालांकि सारी गलती हसाम की है, आपको उसे सुनाना चाहिए। मुझे और मिशी को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? दानियाल खान ने गोया एहतजाज किया और साथ में मिशी की तरफ देखा तो मिशाल ने भी जल्दी से हाँ में सर हिलाया। अच्छा डैड, इन सबको डांटने का काम अब बाद में सर अंजाम दीजिएगा, अभी मैं अपनी बात कर लूं। नूर ने जल्दी से बात काटी। उसका दिल तो नहीं था कि वो दानियाल खान की बेइज्जती को मिस करे, लेकिन क्या करती। इस वक्त उसे अपने तजस्सुस के हाथों आमना से बहुत सारे सवाल पूछने थे। हाँ हाँ टिड्डी कहो तुम्हारी बात ज्यादा जरूरी है, डैड से भी ज्यादा, दानियाल खान ने किलसते हुए कहा। और उसका सबके सामने इतना दीदा दलेरी से बोलना उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। मॉम आप देख रहे हैं ना कैसे ये मुझे सबके सामने भी तंग करते हैं। नूर ने मुंह बसूरते हुए दांत पीसते कहा, जैसे कि दांतों तले वो दानियाल खान को चबा रही हो। अच्छा दोनों चुप करो और तुमने आमना से जो सवाल पूछने हैं पूछो। हदीका खानम ने दोनों को सख्ती से चुप रहने के लिए कहा और साथ ही नूर को इजाजत दी। हाँ आमना आपी, आप हमें अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएं, ना कि आप लोगों का निकाह कैसे हुआ। मुझे जानना है, लव स्टोरी को सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नूर ने एक्साइटेड होते कहा तो आमना ने मिशाल की तरफ देखा तो मिशाल ने भी जल्दी से हाँ में सर हिलाया। पहली बात तो हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी जो तुम लोगों को वो लव स्टोरी सुनाने बैठेगी। हसाम खान ने दोनों को सख्ती से टोका तो न जाने क्यों दानियाल खान का ऊंचा सा कहका कमरे में गूंजा था। नूर का इतना सा मुंह रह गया था बेइज्जती पर। शर्म तो नहीं आती ना अपनी बीवी पर हंसते हुए हो भी वो भी सबके सामने। ज़ारबन खान ने अब दानियाल खान को डांटा। अच्छा अब तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ और दानियाल को आराम करने दो। एक गधे का दिल तो नहीं चाह रहा कि कोई पेन किलर दे दो, लेकिन दे दो उसे कोई दवाई ताकि सर का दर्द और ये चक्कर आना बंद करे। बेशरम कहीं का, सारे नमूने अल्लाह ने ज़ारबन के नसीब में ही लिखे हैं। ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाते हुए ज़ारबन खान कमरे से बाहर गए तो दानियाल खान और हसाम खान ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल इन दोनों का ऊंचा सा कहका कमरे में गूंजा। अब चलो जाओ सब आराम करो। आमना बेटे तुम हसाम को पेन किलर दे देना दूध के साथ, याद से। अतिका खानम ने आमना से कहा तो आमना ने भी हाँ में सर हिलाया और साथ ही वो सब लोग कमरे से बाहर चले गए। सब लोगों के जाने के बाद अब वो पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जो हुआ था, जो खाली खाली नजरों से उसको देख रही थी। उसकी हालत देखकर वो एक बार फिर से अपने लब भींच गया। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी डार्लिंग? ये इडियट जाहिल गवार इंसान, तुम मर जाओ अच्छा है। पागल जुनूनी। वो खूंखार इरादों से आगे बढ़ती उस पर झपट गई। आमना का बस नहीं चल रहा था अपने बड़े बड़े नाखूनों से हसाम खान का नक्शा बिगाड़ दे। अच्छा ना, बस अब रो क्यों रही हो? कौन सा मैं मर गया हूँ, बस थोड़ी एक्टिंग ही तो की थी। वो हंसते हुए बोला कि आमना ने जोर से उसके बाल खींचे। फजूल बकवास मत करो। हसाम खान दुख से आंखें उठाई उसे देखते हुए बोली, मेरे सामने अपने ये कीमती आंसू ना बहाओ डार्लिंग। अगर तुम इजहार मोहब्बत करने में इतने नखरे ना दिखाती ना मुझ में जोश मारने वाला कीड़ा जागता ना मुझ में जोश मारने वाला कीड़ा जागता। उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़े बोला। लेकिन मुकाबल भी तो आमना हसाम खान थी, जिसके रोने की आवाज मजीद बुलंद हो गई। किस बात को लेकर रोना आ रहा है तुम्हें डार्लिंग? क्या मर गया हूं मैं जब मेरी मैयत पर आंसू बहा रही हो?
उसके चेहरे पर फूंक मारे वो लब दबाए बोला कि आमना ने ढेर सारा गुस्सा चेहरे पर सजा कर उसे घूरा। मेरे साथ फजूल गोई मत करो, मैं बता रही हूँ मुझे गुस्सा आया, एक पल नहीं लगेगा तुम्हें खलास कर दूंगी। उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शेरनी बनकर बोल उठी थी। अपने आंसू साफ करो। उसके हाथ वो अपने लबों से हटाता वो उसे घूरते हुए सख्ती से ऑर्डर दे रहा था। वो शिकवा करती नजरों से उसे देखकर अपने आंसू साफ करने लगी। वो उसे खून में लथपथ देखकर कौन से दर्द से गुजरी थी उसे समझे बिना वो उस पर अपना हुक्म चला रहा था। आंसू साफ करने के बाद वो खामोशी से उसे देखती रही तो हसाम भी उसका मुकम्मल जायजा लेने के बाद अब इस्तेहकाक से उसका बाजू थामे उसे खींचकर उसका सर अपने सीने पर रख चुका था। ऐसा करने की देर थी कि वो उसके सीने से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। वो बिना कुछ भी बोले उसे उसकी आँसुओं का शुगल फरमाने की इजाज़त दे चुका था। वो कितनी ही देर उसके सीने में सर रखे रोए जा रही थी। उसने ना तो उसे रोका था और ना ही रोने से मना किया था। बस आहिस्ता-आहिस्ता उसके बाल सहलाता रहा। रो-रो कर वो खुद ही थक कर उससे अलग हुई तो वो मुस्कुरा दिया। ये क्या बस इतना ही आँसू बहाओगी? मुझे तो लगा था डार्लिंग ने आज इतना रोना है कि सैलाब आ जाएगा। खैर चलो मैंने तुम्हारी मदद की। तुम रोना चाहती थी, मैंने तुम्हें रोने के लिए अपना सीना दिया। अब तुम मुझे क्या दोगी बताओ? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा तो वो खुद भी हैरत से उसे सवालिया अंदाज में देखने लगी। अगर घर में सबको बता ही दिया था, मुझे पागल क्यों बना रहे थे? इस वक्त कुछ मत बोलो इस बारे में, हम फिर बात करेंगे। इस वक्त मुझे 2 चीज़ों की शदीद तलब महसूस हो रही है। उसने उसे देखते हुए कहा। आमना ने जैसे समझते हुए नफ़ी में सर हिलाया। खबरदार इस वक्त मुझ पर धड़कपन झाड़ा। हसाम खान मैं शदीद गुस्से में हूँ। उसकी बात सुनकर हसाम मुस्कुरा दिया। मतलब वो जानती थी कि उसके शोहर को उसके लबों की तलब महसूस हो रही है। उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। उसने आहिस्ता से अपने अंगूठे से उसके निचले लब को छुआ था। मुझे सिर्फ अपनी बीवी के लबों का नशा है और इस नशे को हलक में उतारने से मुझे मेरी बीवी भी नहीं रोक सकती। उसका अंदाज हक जताता हुआ था। आमना की निगाहें अपने आप झुकती चली गई। वो पूरे हक के साथ अपने दर्द को भुलाए उस पर झुक आया। हम कल सुबह से घर से निकले हैं खान, मतलब मुझे लगता है कि आपके दिमाग के पुर्जे ढीले हो चुके हैं। सब लोग घर पे क्या सोचेंगे, कितनी बुरी बात है। बस अब मज़ीद मुझे नहीं घूमना, आप सीधा घर ही लेकर चलें। जितना घूमना था हम दोनों ने घूम लिया। कल रात से मैं कह कर थक गई हूँ। मेरी ममानी से बात करवाएँ, मजाल है जो आप मेरी बात उनसे करवाएँ। अपनी ही करते हैं और आपने मेरी आमना से भी बात नहीं करवाई। मैंने कहा था हसाम भाई को कॉल करना, मैं आमना से बात करूँगी। वो सारे गिले-शिकवे एक साथ करती बोली। 2 दिन के लिए उन्होंने किराए पर एक छोटे से घर में स्टे लिया हुआ था। जुरैद खान उसे लेकर फिर से शॉपिंग पर जा रहा था। मुंतहा उससे कहती थक गई कि हमने कल ही शॉपिंग की है, फ़ज़ूल खर्ची मज़ीद नहीं करनी। पर वो सुने तब ना, उसकी यही रट थी, शॉपिंग करने जाना है, मैं अपनी पसंद से तुम्हें कराऊँगा, अभी चलो एन्जॉय करते हैं। हालाँकि इसकी सी आँखों में सुर्ख डोरे आ गए थे। पूरी रात ना वो खुद सोया था, ना उसने मुंतहा को सोने दिया था। आज हम दोनों बाइक पर सफ़र करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़ुरैद आँखें दबाकर बोला कि मुंतहा के कान जल्दी से खड़े हो गए। मैं नहीं जा रही आपके साथ बाइक पे। एक दफ़ा ज़िंदगी में गई थी, बहुत बड़ा खतरा पाल लिया था। अब मैंने दोबारा नहीं जाना आपके साथ। खबरदार जब बाइक का नाम भी लिया। मुंतहा को 5 साल पहले वाला वाक़या याद आया जब जुरैद खान ने उसे बाइक से गिराया था। कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना, अपने खान पर भरोसा नहीं? जुरैद खान लब दबाए बोला। उसे भी वो दिन याद आ गया जिस दिन दोनों अस्पताल पहुँचे हुए थे। खान मैं बता रही हूँ मैंने बाइक पर नहीं जाना। आपके पास गाड़ी है तो फिर बाइक पर जाने की क्या ज़रूरत? गाड़ी में जा-जाकर बोर हो गया। आज अपनी खानम को बाइक की सैर कराऊँगा। 2 मिनट के अंदर बाहर आ जाओ वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। लड़कियों की तरह फिर तुम शोहर की तरह मनाती फिरना मुझे। वो उसकी एक भी सुने बगैर बाहर चला गया। मुंतहा अपना सर थाम गई। आ जाओ खान की जान, वो बाइक स्टार्ट करता बोला और मुंतहा जल्दी से अबाया पहनकर बाहर निकली और गेट बंद करके उसके पीछे बैठी। मुँह क्यों बनाया हुआ है? तुम्हारा अगर दिल नहीं कर रहा जाने को, ठीक है मर्ज़ी है, फिर पूरा दिन मेरी बाहों में रहना पड़ेगा। वो शरारत से उसको देखकर बोला कि मुंतहा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। चुप करके सामने देखें खान और बाइक चलाएं वरना मैं चलने से रही। वो मसनूई गुस्से से बोली, हालांकि उसके इरादे समझकर उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। जुरैद खान ने मुंह बनाकर बाइक स्टार्ट की। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि उसने बेसाख्ता झटके से यकदम ब्रेक लगाई। मुंतहा ने हरासा होकर उसके शानों को थामा जिस पर जुरैद कहका लगा उठा और फिर से बाइक स्टार्ट की। जब तक मुंतहा उसे समझती वो मेन रोड पर आ चुका था कि अब सिर्फ शाने पर चुटकियां काट कर उसे झटका देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो जालिम बीवी
बहुत जालिम बीवी हो खानम, वो करा कर बोला। मुंतहा नकाब के पीछे हंस पड़ी। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, जालिम बनने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा बस ये आखिरी बार था, अब तंग नहीं करना बस। वो मुस्कुराकर बोला, बहुत ही फर्माबरदार है मेरा खान, तो मैं कुर्बान जाऊं। वो मोहब्बत से बोली। जुरैद खान उसके इस्तेकाक भरे जुमलों पर निसार हो गया। आई मैं सदके, मेरी जान, दिल खुश कर दिया, कहने के साथ ही उसने फिर से यही हरकत दोहराई। मैं आइंदा नहीं आऊंगी खान आपकी इस बेहुदा सवारी पर। वो नीची आवाज में घुराई। वो हंस पड़ा। ये मेरी नहीं है खानम, किराए पर ली है। वो दांत निकाल कर बोला कि मुंतहा ने एक जोरदार चुटकी इसके पैर पर काटी। जालिम औरत नहीं करता अब कुछ भी, बस अब से मैं शरीफों वाला जुरैद खान बन गया। वो कहता बाइक स्टार्ट कर गया। अपने कहे के मुताबिक वो बिल्कुल शरीफ बन गया। वो उसे लेकर शॉपिंग मॉल आया। हर एक एक चीज उसने अपनी पसंद से मुंतहा के लिए ली थी। उस शॉप में भी चलते हैं। जुरैद ने एक शॉप की जानिब इशारा किया तो मुंतहा ने ना समझी से उसके इशारे की जानिब देखा कि शर्मो हया से सुर्ख पड़ गई। शर्म नहीं आती आपको खान? चलें यहाँ से, ये आप लड़कों की काम की शॉप नहीं, हमारी ही काम की है। चलो चलते हैं, तुम्हारे लिए एक अदद नाइटी ही खरीद लेता हूँ। मुंह पर हथेली जमाए वो हंसी दबाकर बोला, चुप करें वरना मैं बता रही हूँ आइंदा नहीं आऊंगी आपके साथ। वो जबरदस्ती से बाजू से थामे आगे बढ़ती जुरैद खान अरे अरे करता रह गया। बाकी घर वालों के लिए शॉपिंग करते वो दोनों फारिग हुए तो वापस घर आ गए। मुंतहा को घर छोड़ते वो खाना लेने चला गया। किचन में खाना रखते वो रूम में आते मुंतहा को पुकारने लगा। मुंतहा कहाँ हो? जी खान बोले, क्या हो गया है जो इतना गला फाड़कर आवाजें दे रहे हैं? वो हाथ नीचा करके गुस्से से बोलती बेड के करीब आई और उसके पास बैठ गई। वैसे ही बुला रहा था उसे अपने साथ गिराकर वो उस पर झुक गया कि इस अफ्ताद पर मुंतहा तो बुखलाई सी रह गई। और जब खुद को अपनी धक धक करती धड़कनों को संभाला तो जुरैद खान को खुद पर झुका देखकर उसकी सांसें रुक गई। कभी मेरे लिए नाइटी पहनकर सज धज भी लिया करो। वैसे तो तुम ऐसे ही मुझ पर बिजलियां गिराती रहती हो, पर मैं पूरा जख्मी जख्मी होना चाहता हूँ कि कुछ होश ना रहे और मैं तुम में गुम होकर जुड़वा बच्चे पैदा करूं। जब मैं इन खूबसूरत लबों पर सुर्ख रंग देखूं, इन बेचैन करने वाली आंखों में काजल की कातिल लकीर देखूं, इस नाक में नथ देखूं, मैं पूरा जख्मी हो जाऊं। जब मैं तुम्हारी इस गर्दन पर अपने नाम का लॉकेट देखूं, उसके लबों पर शिद्दतें लुटाता उसकी आंखें नाक को चूम कर बोला और उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखे वो सिमट गई और उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच गई। पहनोगी मेरे लिए नाइटी? उसकी गर्दन पर लम्स छोड़ते जब कान पर आया तो सरगोशी में पूछा। मुंतहा सर हिला गई। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 20 मिनट में है तुम्हारे पास। उसके लबों पर लब रखकर वो बोला और मुंतहा ने बेजान होते आंखें मूंद दी। वो मुस्कुराता उससे की गाल थपथपाकर उससे दूर हुआ। योर टाइम स्टार्ट नाउ, मैं बाहर हूँ, किसी काम से कुछ देर में आता हूँ। वो कहकर चला गया और मुंतहा ने ढाल सी उठ बैठी और अपने हाथों में मुंह छुपा लिया। वो शॉपिंग बैग से नाइटी और दूसरी चीजें निकालती सोच रही थी कि वो क्यों आज इतना उतावला होकर उसे शॉपिंग करवा रहा था। मॉल में मुंतहा को जरूरी कॉल का कहकर वो उसके लिए नाइटी खरीदने गया था और जब रास्ते में जुरैद खान ने उसे नाइटी का बताया, मुंतहा के कानों से धुएं निकलने लगे थे। सोचकर ही उसे हंसी आ गई और खुश भी थी कि वो उसके लिए तैयार हो रही है। यही तो हकीकत जायज था कि अपने शरी महरम के लिए तैयार हुआ जाए जिस पर वो खुश हो। ऊपर से इतना मोहब्बत करने वाला शौहर उसके नसीब में था। सोच सोच कर उसके गाल शर्म से दहक कर सुर्ख अनार हो रहे थे। कुछ ही देर में वो अपने लंबे स्याह बालों को खोलकर उन्हें ब्रश कर रही थी। रेड टांगों तक आती नाइटी में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी जिससे उसका जिस्म काफी हद तक कवर था। लबों पर लगाई डीप रेड लिपस्टिक, घनी पलकों पर मस्कारा, आंखों में काजल, नाक में पहनी नथ, वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। जुरैद खान की पसंद बिल्कुल भी बेहुदा ना थी। वो उसके लिए चुनकर खूबसूरत नाइटी लाया था जिसे पहनकर उसे एम्बेरस फील हरगिज ना हुआ और जुरैद खान के सामने जाने से तो इसके पसीने छूट रहे थे। उसकी पुरशौक नजरें उसे अभी से खुद पर महसूस हो रही थी जिनका तसव्वुर करते उसकी सांसें हलक में अटक जाती। या अल्लाह हिम्मत देना मुझे खान की शिद्दतें सहने की। रूहान सी सूरत बनाए वो अल्लाह को देखती मासूमियत से बोली और वापस आईने के सामने आकर धक धक करती धड़कनों से लरसते हाथों वो कमर पर लहराते स्याह चमकीले रेशमी बालों को कुछ आगे और कुछ पीछे रखते ही दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ने लगी। योर टाइम इज ओवर खान की जान, वो दिलकशी से मुस्कुराकर कहता दरवाजा खोलने लगा कि हड़बड़ाहट में उसका दुपट्टा हाथों से छूटकर नीचे गिर गया और वो घबराई ललते हाथों में चेहरा छुपाकर दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई।
उसके ऐसा करने पर चूड़ियों की खनक ने खामोश फिजा में शहर फूंक दिया। मुंतहा की कमर पर लहराते स्याह बालों को देखता दरवाजा लॉक करके मुड़ा और छोटे छोटे कदम लेता उसे पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम कांप क्यों रही हो? उसके बालों को उंगलियों पर महसूस करते वो उसकी कपकपाहट देखता गंभीर लहजे में गोया हुआ कि इसी पल मुंतहा पलटकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। जुरैज उसके गिर्द बाजू डालकर हंस पड़ा। इंतहाई ही डरपोक लड़की हो तुम। वो मुस्कुराता उसके आगे रखे बाल पीछे करने लगा। खान प्लीज। अपनी गर्दन पर रेंगती उसकी उंगलियां उसके जिस्म में सनसनाहट पैदा कर गई कि वो पलटकर खड़ी हुई। इस पल जुरैज खान ने सामने मिरर में देखा और कई लम्हे बगैर पलकें झुकाए देखता रह गया। उसकी खानम रेड कलर की नाइटी में क्यामत खेज सरापा लिए उसके सामने खड़ी पूर उसके लिए सजी हुई थी। उसकी नजरों की तपिश पर मुंतहा ने भी पलकियां उठाई और सीधा सामने मिरर में उसकी आंखें स्याह आंखों से टकराई। उसकी पलकें लरक गईं पर सामने वाला बेखुद उसे देखे जा रहा था। लगता है आज मैं हार्ट पेशेंट बन जाऊंगा। उसके सुर्ख होते नकूश को देखता बोला। खान मैंने 1000 बार आपको बोला है मुझसे फालतू गोही ना किया करे। मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ मेरी शहजादी तुम्हें इस क्यामत खेज रूप में देखकर मेरी धड़कनें दीवारें तोड़कर बाहर आने को बेताब है। वो मोहब्बत से बोला जिस पर मुंतहा ने नजरें उठाकर आईने में उसे देखा। वो उससे अनजान नहीं थी कि जुरैज खान उससे जुनून की हद तक इश्क करता है। पूरी रात वो देर तक जागता बगैर पलकें झपकाए उसे देखता रहता है। देख लें खान आपके कहने पर इतना तैयार हुई हूँ वरना मुझे बहुत बहुत शर्म आ रही है। वो उसकी नजरों से बुखलाई सी बोली। अब तुम्हारे शर्माने वाले दिन खत्म खानम। अब तक का काका की काका के आ जाना चाहिए। अब तक काका काकी आ जाने चाहिए थे। शादी को इतना टाइम हो गया है। उसके हाथ अपने कंधे पर रखते दोनों बाजू उसकी कमर पर बांधकर उसे खुद में भींचा। अभी दिन ही कितने हुए हैं खान हमारी शादी को? सिर्फ 3 महीने गुजर चुके हैं। जाकर सो जाए। वो मचल कर उससे आजाद होने लगी। खान उसके शिद्दत भरे हिसार में उसकी सांसें जैसे थमने लगी और मुजाहमत तर्क कर दी। हाँ जी खान की जान गंभीर भारी लहजे में कहता वो उसकी गर्दन से गहरा सांस भरने लगा। मुंतहा ने घबरा कर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा। ये बहुत बुरी बात है खान। आपने कहा था कि तैयार होकर दिखाएं। ये नहीं कि काका काकी की प्लानिंग करनी है। वो हल्का कर गोया हुई। जुरैज खान हंस पड़ा। खानम मैं मोरे को यही कहकर आया था तो जब हम घर लौटेंगे तो आपको खुशखबरी मिलेगी कि आप दादी बनने वाली हैं। उसके नरम नाजुक गाल पर अपनी शेव को रगड़ते वो उसकी नादानी पर हंसा। वो मानी थे इतनी नामुनासिब गुफ्तगू शर्म भेज आए हैं खान। वो गुस्से से बोली और जुरैज खान ने कहका लगाया। नहीं इसमें भला कैसी शर्म? जाए मैं नहीं करती आपसे बात। कोई भी शौहर बीवी को ऐसे देखकर सलाम फेर कर तो हरगिज नहीं जाए। मोहतरमा हंसते उसे उठाकर बेड पर लेटाया और खुद उस पर झुकाया। आप एक इंतहाई बेशर्म हो जानता हूँ। वो अपने बालों को पीछे करता उस पर झुकने की कोशिश करने लगा पर मुंतहा ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसका चेहरा पीछे किया और सख्त घूरियों से नवाजा। बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं आप। वो दांत पीस कर बोली। हूँ पता नहीं क्या हो गया है तुम्हारे खान को। हर वक्त रोमांस का कीड़ा जागता रहता है मुझ में। उसकी कलाइयां कैद करता मासूमियत से बोला। मैं इन कीड़ों का ऐसा इलाज करूंगी ना खान कि तौबा करेंगे फिर। वो सख्त बीवी वाले रूप में आकर बोली। हाय मार डालोगी जालिम। इतना गुस्सा। वो ठंडी सांस भरता उसकी कलाइयां बेड से लगाकर उसके लिपस्टिक से रंगे लबों पर पूरी शिद्दत से झुक पड़ा। उसकी कलाइयां छोड़कर जब उसकी कमर के गिर्द बाजू डाले तो मुंतहा आंखें मूंद कर उसे शानों से थाम गई। बहुत खूबसूरत हो इतनी कि मेरी धड़कनें बेतरतीब कर देती है। वो खिड़कियां दरवाजे बंद करता उसके पास आया और लाइट ऑफ करते उसे खुद में समेट लिया। खान कुछ देर उनकी बिखरी सांसों में तकवा की आवाज गूंजी। हाँ। जुरैज खान ने सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। कुछ नहीं। नफी में सर हिलाते वो नम आंखें बंद कर गई। जुरैज खान कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा और फिर हार कर उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। शुक्रिया मेरी जिंदगी को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। मुंतहा ने उसकी गर्दन में बाजू डालकर उसके गाल पर अपने लब रख दिया। अगर मैं मर गया खानम तो? जुरैज खान की आवाज पर जैसे उसका दिल साकित हो गया। मरे आपके दुश्मन खान? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो डूबते हुए दिल के साथ बोली कि जुरैज खान हंस पड़ा। अच्छा अच्छा मजाक कर रहा हूँ। उसके कंधों पर लब रखते हुए उसे के गुस्से भरी आंखों से देखता कहने उसके गुस्से भरी आंखों देखता कहते मुंतहा के कुछ कहने के लिए फड़फड़ाते लबों पर झुक गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।